देखिए अनुच्छेद आपका 14 बताया गया था। अब फिर एक बार कंसेप्ट आप बनाइए, तब आगे बढ़ा जाए इसमें। आपका अनुच्छेद 14 के बाद जो हमें पढ़ना है वह आपका 15 पढ़ना है। तो पहले तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वे गलत ना हो। अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी बताया गया, समता का नियम बताया गया। समता का नियम के अनुसार जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन समता ये नहीं कहती कि आप असमान परिस्थितियों वालों के बीच भी एक जैसा व्यवहार करिए। अर्थात समता का मतलब ये हुआ कि असमान परिस्थिति वालों के बीच असमान व्यवहार और समान परिस्थिति वालों के बीच समान। अर्थात आपका चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका सामाजिक हो, बुद्धि हो, कुशलता हो, कौशल हो, इत्यादि आधारों पर ये संभव ही नहीं है कि समाज के सभी व्यक्ति एक हैसियत में हो। अतः अनुच्छेद 14 इस बात का उल्लेख भी कर देता है, या अनुच्छेद 14 में ये बात समाहित है कि असमान हैसियत में रहने वाले व्यक्तियों के बीच विभेद किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 14 विभेद की अनुज्ञा भी देता है। ये क्वेश्चन आपका आईएएस में प्री में पूछा गया था। आपका ये विभेद कहाँ से उत्पन्न होता है कि असमान कंडीशन में रहने वाले व्यक्तियों के बीच विभेद या अलग अलग उनको रखा जा सकता है कैटेगरी में, तो अनुच्छेद 14 से ही उत्पन्न होता है। लेकिन विभेद आपका बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो, यानी कि अच्छे से जाना जा सके, और आप विभेद क्यों कर रहे हैं इसका कारण बताइए, और किस उद्देश्य से कर रहे हैं वह उद्देश्य भी आप बताइए। जैसे कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात इस समय चल रही है, तो सरकार का यही तर्क दे रही है सरकार कि हम विभेद किए हैं, यह आसानी से जाना जा सकता है। हम विभेद इसलिए किए हैं कि जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं वे आपका बराबरी के स्तर पर आ जाए। अतः हमारा बंटवारा सही है और याचिकाकर्ता इसका विरोध कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या सही लगता है? हमें लगता है कि इस माह में फैसला आ जाना चाहिए। और कई वैकेंसियां ईडब्ल्यूएस के कारण भी रुकी हैं। यूपी में भी यही विवाद था कि ईडब्ल्यूजे में इस कारण भी रुकी, सालों लग गया कि ईडब्ल्यूएस दिया जाए कि नहीं। हाई कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हम जे में नहीं देंगे। राज्य सरकार कर रही है कि दीजिए। सालों से ये विवाद चल रहा है, साल हुआ कि नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। तो हो सकता है इस कारण भी रुका हो, इसमें कोई शक नहीं है, ईडब्ल्यूएस के कारण। अब चूंकि अनुच्छेद 14 विभेद की अनुज्ञा देता है, तो जो अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 हैं इसमें विभेद किया जाएगा। और आपका अनुच्छेद 14 का ये अपवाद नहीं है बल्कि स्पेसिफिक फॉर्म है, विशिष्ट रूप है। तो पहला तो ये क्वेश्चन याद करना है कि अनुच्छेद 14 में जो राइट टू इक्वलिटी दी गई है 15, 16, 17, 18, इसके अपवाद हैं कि समता के विशेष रूप हैं। समता के विशेष रूप है इन चारों धाराओं में, आप चारों अनुच्छेदों में देखेंगे कि व्यक्ति की हैसियत क्या है अलग अलग, तो उनके लिए अलग अलग कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगला नियम पहले कंसेप्ट बनाइए। अगर गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि अगर सरकारी नौकरी है, तो दिमाग में बैठाए रहिए अनुच्छेद 16 से कवर करिएगा। और सरकारी नौकरी से भिन्न जितने भी आपके मामले रहेंगे अनुच्छेद 15 से कवर होंगे। फिर कंसेप्ट बनाइए। गवर्नमेंट जॉब है या सरकारी नौकरी के मामले में, सरकारी नियोजन के मामले में, राज्य के अधीन सेवा के मामले में
शुद्ध रूप से अनुच्छेद 16 काम करेगा और सरकारी सेवा से भिन्न मामलों में आपका अनुच्छेद 15 काम करेगा। तो आप दिमाग लगाइए किसका एरिया नैरो होगा और किसका व्यापक होगा। तो सरकारी सेवा से भिन्न मामलों में एरिया क्या है, व्यापक, और किसका एरिया सीमित है, सरकारी। तो अनुच्छेद 15 आपका अनुच्छेद 12 वाले राज्य को रोकता है और अनुच्छेद 16 भी रोकता है कुछ कार्यों के लिए। तो फिर सतर्क एक बार रहिए। अनुच्छेद 15 ये बताता है कि राज्य ऐसी कोई विधि न बनाए लेकिन जो विभेद करती हो, और अनुच्छेद 16 विभेद तो करने की बात करता है लेकिन वहाँ भी सामान्य नियम है कि ऐसी विधि न बनाए। तो आखिर दोनों में अंतर फिर हम तीसरी बार बता रहे हैं, गलत न हो। अनुच्छेद 16 तब लागू होगा जब सरकारी सर्विस का मामला हो, राज्य के अधीन सेवा का मामला हो, और अगर सेवा से भिन्न जितने नियम बनाए जाएंगे, जैसे SC ST एक्ट को ज़मीन देना है, या आपका महिलाओं के लिए अलग कानून बन गया, बच्चों के लिए अलग कानून बन गया, या शिक्षा संस्थाओं में आपका एडमिशन में रिजर्वेशन देना है, ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये सरकारी नौकरी से कहाँ चला गया, बाहर। तो कौन सा अनुच्छेद गवर्न होगा, 15। समता का पहला विशिष्ट रूप आपका अनुच्छेद 15 में दिया गया है, दूसरा विशिष्ट रूप 16 में, तीसरा 17 में, और चौथा किस में, 18 में। ये कम से कम याद रखिएगा क्रम। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को प्रतिबंधित किया गया है, राज्य को रोका गया है कि आप 5 आधारों में से किसी आधार पर विभेद नहीं करेंगे, जबकि अनुच्छेद 16 में 7 आधार हम बताएंगे जिस आधार पर राज्य को क्या किया गया है, रोका गया है कि आप सरकारी नौकरी में केवल इन आधारों पर विभेद नहीं करेंगे। केवल शब्द पहले समझिए, ओनली या मात्र या केवल सबसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं। मैं बता दूं, केवल का पहले मतलब आप समझिए। केवल देखिए हर एक जगह आपका आएगा, मैं बता दूं। और जो ओनली या मात्र शब्द हैं, ये कई जगह आपका बेयर एक्ट में आएगा। एक उदाहरण हम बता रहे हैं, देखिए क्या आपका कि अनुच्छेद 15 कहता है कि केवल लिंग के दो उदाहरण हम बता रहे हैं, उसके बाद बेयर एक्ट शुरू होगा आपका। केवल लिंग के आधार पर, या 5 आधार हैं, हम 1-2 उदाहरण बता रहे हैं शुरुआत। केवल रिलीजन या धर्म के आधार पर, या केवल जेंडर के आधार पर। शब्द क्या लिखा है, केवल मतलब मात्र, मात्र इस आधार पर कि ये पुरुष हैं और ये महिला हैं, सामान्यतः आप विभेद नहीं कर सकते। या मात्र इस आधार पर कि यह व्यक्ति इस धर्म का है, वह व्यक्ति उस धर्म का है, और केवल धर्म के आधार पर विभेद कर देते हैं, ये विभेद भी मान्य नहीं है। तो केवल शब्द हट जाता है। ये कब हट जाता है, जब आपका केवल शब्द विफल हो जाएगा। वहीं आपका समस्या देखनी है कि केवल धर्म का, जैसे कि एक उदाहरण देखा जाए, जब जब चुनाव आता है, ज़्यादातर जो राज्य सरकारें हैं आनन फानन में मुस्लिम धर्म के सभी लोगों को रिजर्वेशन 5% दे देती हैं, जबकि जानती हैं कि केवल धर्म के आधार पर रिजर्वेशन कोर्ट में टिकेगा नहीं, लेकिन लालच में दे देती हैं। तत्पश्चात उसको चैलेंज किया जाता है पिटिशनर कहता है कि हजूर केवल धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है, और 16 तो इस बात को प्रतिबंधित करता अनुच्छेद कि केवल धर्म के आधार पर आप सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, या सरकारी नौकरी से भिन्न मामलों में
15 के तहत कोई नियम नहीं बना सकते, तो केवल धर्म अलग, अगर इस धर्म के सभी लोग, यही सतर्क रहना है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड हो, यानी कि सोशल और एजुकेशनल रूप से पिछड़े हो, बैकवर्ड हो, तो केवल शब्द हट जाएगा और धर्म के साथ क्या केवल धर्म नहीं रहेगा, धर्म के साथ कौन जुड़ गया, सामाजिक और, तो केवल नहीं रहा धर्म, धर्म के साथ क्या जुड़ गया। अब ये है कि क्या सभी मुस्लिम धर्म के लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। सरकार कोर्ट में इस बात को साबित करने में विफल हो जा रही है और इसीलिए रिजर्वेशन हमेशा क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो सरकार को ये, अगर सरकार करती कि मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों को ही रिजर्वेशन देती और ये कहती कि इस धर्म के ये लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तब हो सकता है कि रिजर्वेशन टिक जाता, चांस रहता। लेकिन वही वोट की राजनीति है और वोट के लिए सबको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तमाम राज्यों ने दिया, आपका एक राज्य नहीं। और हमेशा कोर्ट ने इसे क्या माना है, गलत। यानी कि केवल शब्द फिर हम बता रहे हैं, आपका केवल शब्द आपका टीपीए की धारा 6 में तमाम बार आएगा। जैसे कि केवल वाद दायर करने का अधिकार और वाद दायर करने का अधिकार में अंतर है, दोनों में अंतर है। केवल शब्द रहे तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा और केवल से भिन्न केवल शब्द न रहे तो उसका ट्रांसफर हो सकेगा। तो केवल फिर एक बार इसको समझिए, तो क्योंकि यही टेक्निकल क्वेश्चन है, केवल हमेशा आएगा। केवल धर्म के आधार पर क्या कोई विशेष प्रावधान धारा 15 के तहत या सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, धारा नहीं भाई, अनुच्छेद 16 के तहत दिया जा सकता है कि नहीं, नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप दिखाइए कि इस धर्म के सभी लोग सोशल और एजुकेशनल रूप से क्या हैं, बैकवर्ड। अब केवल जाति के, अब देखिए आपका फिर एक बार आइए धारा, अब अनुच्छेद 15 शुरू किया जाए। अनुच्छेद 15 का बैरक देखिए क्या लिखा है। अनुच्छेद 15 में आपका मैं बता दूं 6 क्लाज हैं, यानी कि अनुच्छेद 15 में टोटल आपका 6 क्लाज हैं। मूल रूप से जो क्लाज थे वह 3 थे, ये भी याद रखना है। क्लाज 4, क्लाज 5 और क्लाज 6 को कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, इस पर निर्णय क्या आया। और आपका एक और निर्णय हम अच्छा बताएंगे, पहले ही बता दें। अब ये आया कि एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तब अनुच्छेद शुरू किया जाए और उसमें केस ऐड करना है। कम से कम 8-10 केस आपको इस अनुच्छेद में भी याद करना पड़ेगा। देखिए आपका तमाम केस आया, टीएम पाई फाउंडेशन का आपका तमाम केस आया, हम बताएंगे। 3 केस आया। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि आप गैर सहायता प्राप्त जो संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं या प्राइवेट जो शिक्षा संस्थाएं हैं, आप उसमें सीटों में रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो भारत की संसद ने अनुच्छेद 15, चूंकि सरकारी नौकरी तो है नहीं शिक्षा, तो भारत की संसद ने आपका अनुच्छेद 15 में संशोधन किया, क्लाज 5 जोड़ा गया और ये कहा गया कि आपका गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं, यानी कि जो शुद्ध रूप से प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं हैं, उसमें भी सीटों में रिजर्वेशन राज्य दे सकता है। ये आपका खंड 5 जोड़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना, लेकिन देखिए नियम क्या बनाया। नियम ये बना कि मान लीजिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग में 100 सीटें पहले से हैं और आप चाहते हैं कि 50% हम रिजर्वेशन दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकाला।
कि ये 100 सीटों में छेड़छाड़ आप न करिए और आपको रिजर्वेशन देना ही है तो और नई सीटें सृजित करिए, कितना 100। और अगर अब स्कूलों ने कहा कि हमारे पास तो बैठाने के लिए व्यवस्था ही नहीं है छात्रों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन बढ़ाइए, यानी कि 20-20% करके बढ़ाइए, 30-30% बढ़ाइए, और आपका 20% भी बढ़ाएंगे तो 5 साल में आपका कितना सीटें रिजर्व हो जाएंगी? 100। यानी कि जो पहले से सीट हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आप सीट बढ़ाइए और सीट जो बढ़ाएंगे उसमें रिजर्वेशन दीजिए, और जब 50-50% की बराबरी हो जाएगी तब आप न बढ़ाइएगा सीट। तो 100 सीट पहले थी तो अब कितना हो गई? 200। ये आगे हम बताएंगे अभी डिटेल में, लेकिन ये याद रखें यानी कि जो मूल सीटें हैं जो आपका रिजर्व नहीं थी उसमें कोई घाल मेल न किया जाए। तो जितने विश्वविद्यालय हैं जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वह मूल सीट के अतिरिक्त सीट बढ़ा कर दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या कोई भी हो। पहला नियम याद रखिए। तो चूंकि सरकारी नौकरी शिक्षा है नहीं तो कौन सा अनुच्छेद अप्लाई करेगा? 15 की 16? 15। तो सरकारी नौकरी से भिन्न। अब आइए शुरू किया जाए अनुच्छेद भाई, एक एक अनुच्छेद को देखा जाए। अनुच्छेद 15 पहले हेडिंग देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। एक तो क्रम से याद रखिएगा। पहला शब्द क्या हुआ? धर्म के आधार पर। दूसरा शब्द क्या हुआ? मूल वंश। तीसरा क्या हुआ? कास्ट या जात। चौथा क्या हुआ? जेंडर या लिंग। और पांचवा क्या हुआ? जन्म स्थान। तो फिर एक बार बताइए, अनुच्छेद 15 कितने आधारों पर विभेद करने से राज्य को अनुच्छेद 12 वाले राज्य को रोकता है, प्रतिषिद्ध करता है? 5। पांचों को क्रम से याद रखिए कंपटीशन के लिए। फिर हम एक बार क्रम बताएं, पहला क्या है? धर्म। दूसरा क्या है? मूल वंश। तीसरा क्या है? जात। चौथा क्या है? लिंग। और पांचवा क्या है? जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो बताइए, राज्य को रोका गया है कि कुछ करने के लिए कहा गया है कि न करने? तो न करने, तो अनुच्छेद 15 का नेचर नकारात्मक हुआ कि सकारात्मक? नकारात्मक। ये भी याद रखना हर एक अनुच्छेद में। पहला क्लास देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, सतर्क रहिएगा, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, इसका मतलब पहला नियम निकालना है कि पहले तो शब्द पकड़िए राज्य। तो राज्य की परिभाषा हम किस अनुच्छेद में दिए थे? 12। फिर एक बार बताइए, ये राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों के लिए काम करेगी कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। यानी कि अनुच्छेद 12 में जो संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आ जाएंगी उन पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 15(1), उन पर कुछ क्या लगाता है? रोक। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, दूसरा क्वेश्चन आइए, अनुच्छेद 15 का जो अधिकार है, मूल अधिकार, वह किसको प्राप्त है? केवल नागरिक को, विदेशी को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन, तो किसको मार कराएंगे? क्या लिखा है बैरक में? सभी को प्राप्त है कि केवल भारत के नागरिक को? सभी को नहीं, नागरिक लिखा है भाई। नागरिक मतलब भारत का नागरिक, विदेशी नहीं। फिर एक बार देखिए, अगर अब बेयर की भाषा पकड़िए, यही मुख्य एक एक चीजें हैं। अगर किसी भी आर्टिकल में नागरिक लिखा रहे, जैसे अनुच्छेद 19 में भी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो अब मूल अधिकार हैं केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 14 बताइए, 2-3-4 दिन पढ़ा गया। किसी व्यक्ति लिखा है कि भारत का नागरिक लिखा गया था, किसी व्यक्ति। तो अनुच्छेद 14 का अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त है कि विदेशी की? दोनों, सबको।
अनुच्छेद 15 का अधिकार किसको? भारत के नागरिक। अब अगला ये राज्य हो गया पहला शब्द किस अनुच्छेद में? 12 में। किसी नागरिक यानी कि भारत का नागरिक के विरुद्ध माने के अगेंस्ट, केवल, केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर बता दूं केवल, अभी हमने बताया केवल यानी कि राज्य भारत के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल, तो केवल के बाद शब्द देखिए धर्म, आपका मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी कि पहला क्या है? धर्म, दूसरा आपका हो गया मूल वंश, तीसरा क्या हो गया? जाति, चौथा क्या हो गया? लिंग, और पांचवा जन्म। देखिए पहले पूरा बैरेक पहला खंड पढ़ लिया जाए भाई। आपका जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, यही आईएएस में भूल जाते हैं लोग, या इनमें से किसी के आधार पर विभेद करेगा कि नहीं? राज्य नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब समझिए, अगर राज्य चाहे कि यह व्यक्ति इस धर्म का है और इस आधार पर सरकारी नौकरी से भिन्न मामलों में हम इसे विशेष परिस्थिति दे दें तो ये संभव नहीं है। अगर राज्य ये कहे कि ये इस मूल वंश का है, यानी कि इस वंश का होने के कारण हम इसे स्टेटस देते हैं विशेष, ये भी संभव नहीं है। अगर राज्य ये कहे कि यह व्यक्ति इस कास्ट का है तो केवल इस जाति का है, इस आधार पर उसे स्पेशलाइज किया जाए, ये भी संभव नहीं है। तो फिर आपका कास्ट या जाति होती क्या है? और केवल शब्द यहाँ, अब ये अनुच्छेद 16 में पांचों शब्द नहीं बताए जाएंगे, यही समझ लीजिए पांचों, क्योंकि ये 5 रहेंगे अनुच्छेद 16 में और 2 आधार क्या होंगे? अलग से हो जाएंगे, तो 5। अब जाति शब्द को यही समझिए। और केवल शब्द कैसे? जाति, केवल जाति और जाति अलग अलग हैं, ये सब समझिए, क्योंकि यही मेन अटैकिंग आपका शब्द है। जाति शब्द को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अब इसको आपका जाति या कास्ट होता क्या है? तो जब एक वर्ग के लोग अपने आंतरिक मामलों में, इंटरनल मामलों में एक जैसे नियमों से शासित होते हैं तो हम कहते हैं कि वे लोग एक कास्ट के हैं, एक जात के हैं। फिर एक बार जात की परिभाषा समझिए। जब एक वर्ग के लोग एक जैसे नियमों से शासित होते हैं तो हम कहते हैं आंतरिक मामलों में, बाहरी नहीं, अपने इंटरनल मामलों में, तो हम कहते हैं कि वह सभी व्यक्ति एक जाति के हैं। अगर केवल और केवल प्रश्न ये हो कि यह व्यक्ति किस जाति का है तो क्या इसके लिए मुकदमा न्यायालय में लाया जा सकता है कि नहीं? नहीं। केवल जाति के आधार पर मुकदमा नहीं लाया जा सकता। मैं बता दूं, सीपीसी की धारा 9 केवल जाति के आधार पर मुकदमा लाने पर पूरी तरह रोक लगाती है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम यादव जाति के हैं, न्यायालय ये घोषित करे तो उसका मुकदमा खारिज होगा कि बना रहेगा? खारिज होगा, चलेगा नहीं। लेकिन भी लगाना है। अगर जाति मुख्य प्रश्न न हो और ऑफिस या पद मुख्य प्रश्न हो, यानी कि पद या ऑफिस या नौकरी मुख्य प्रश्न हो, तब और बिना जाति के डिसाइड के वह पद कौन पाएगा इसका निर्धारण संभव ही नहीं हो, तब ये जाति भी विवादित हो जाएगी, क्योंकि जाति के आधार पर व्यक्ति क्या पा जाएगा? नौकरी या हैसियत। यानी कि सामान्यतः केवल जाति का निर्धारण होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब आइए, अगर सरकार ये कहती है कि यह कुर्मी जाति का व्यक्ति है
और इस कारण से हम इसे स्पेशलाइज करते हैं और इसको आरक्षण देते हैं सरकारी नौकरी में, तब तो 16 में जाएगा। या सरकारी नौकरी से भिन्न किसी मामले में जमीन जायदाद या कोई हक देना, तो ऐसे में 15 में आएगा। तो अगर सरकार ये कहे कि हम इस जाति के लोगों को केवल जाति के आधार पर ये जमीन आवंटित करते हैं, तो आप लोग बताइए क्या ये वैध होगा अनुच्छेद 15 के तहत कि अवैध होगा? अवैध। तो कब केवल शब्द हट जाएगा और कब केवल शब्द हटा देंगे और जाति के आधार पर आप रिजर्वेशन या विशेष हैसियत दे सकता है राज्य? तो जब उस जाति के सभी लोग, कुछ नहीं, सतर्क रहिए, जब उस जाति के सभी लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या हो, पिछड़े, तो केवल शब्द विफल हो गया और जाति के आगे एक जुड़ गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या, पिछड़ा। इसमें भी विवाद चल रहा है। जो यादव बिरादरी के लोग हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और मांग की गई कि ये लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अब उन्नत हो चुके हैं, अतः ओबीसी की कैटेगरी से इन्हें बाहर किया जाए। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद ने आदेश दिया कि छांट कर बाहर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर हाई कोर्ट के रोक लगा दी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो केवल जात के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो किस आधार पर? तो केवल शब्द हट जाएगा मात्र, कब? जब केवल की जगह क्या आ जाए जात के साथ, सामाजिक और सच। तो जात के कुछ लोग पिछड़े हो, इस वो माने कि सभी लोग किस रूप में पिछड़े हो, सामाजिक और शैक्षणिक। सामाजिक की, शैक्षणिक की, दोनों। और आर्थिक आधार है ही नहीं संविधान में, नया जोड़ा गया, जो होगा बताया जाएगा, 1 हफ्ता 10 दिन में फैसला ही जाएगा। अब अगला आइए। अब देखिए, या इनमें से किसी आधार पर, यानी कि आपका इन पांचों में से एक या एक आधार पर, केवल इनमें से किसी आधार पर क्या राज्य सरकारी नौकरी से भिन्न मामलों में कोई विशेष प्रावधान कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो एक एक करके अब उठाया जाए। पहला आपका उठाना है लिंग के आधार पर, यही उठाया जाए आपका। तो पहला धर्म के आधार पर एक केस आता है, आपका उत्तर प्रदेश का केस है, और नैन सुख बनाम स्टेट ऑफ यूपी। धर्म के आधार पर हम एक केस बताते हैं, नैन सुख बनाम स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1953, 1953, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि नैन सुख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है, 1953 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का। देखिए इस केस में हुआ क्या था आपका। इस केस में ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म के आधार पर अलग अलग वोटर लिस्ट बनाए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म के आधार पर वोटर लिस्ट बनाया था। इसको चुनौती देते देते मामला पहुंचा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से ये मांग की गई कि हजूर, ये जो निर्वाचक नामावली हैं या वोटर लिस्ट हैं, ये केवल धर्म के आधार पर बना है और धर्म के आधार पर राज्य अनुच्छेद 15 के क्लाज 1 के तहत विभेद कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। अतः इस वोटर लिस्ट को क्या किया जाए? रद्द। तो बताइए रद्द होगा कि नहीं? तो आप लोग फिर एक बार बताइए, क्या धर्म जाति के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने से और कोई अनुच्छेद रोकता है कि नहीं? रोकता है, भले आपको ना मालूम हो। अनुच्छेद आपका 325 एक बार देखिए तो भाई, हल्का संदेह तो उसको देख लेना चाहिए।
एक बार देखिए तो 325 में सही है ना। अनुच्छेद यहाँ अनुच्छेद 325 भी कवर करेंगे। 325 कि धर्म के आधार पर अलग वोटर लिस्ट बनाने की क्या कोई मांग कर सकता है कि नहीं, और क्या क्यों नहीं कर सकता। इसकी इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति किया, और अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अलग अलग वोटर लिस्ट बनाए, और इसलिए हुआ कि अब एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट एक रहेगा। धर्म जात के आधार पर बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा। तो किस अनुच्छेद से इस केस को जोड़ सकते हैं? 15 तो है ही केवल धर्म के आधार पर, लेकिन वहां से भी जोड़ सकते हैं किस अनुच्छेद से? 325। अब आइए आपका जो ये नियम है, अब आपका क्लास 2 चला जाए। जहाँ तक अनुच्छेद 15 का खंड 2 की बात है, यहाँ सतर्क रहना, बैरक पर भी कुछ लिख लेना चाहिए। अनुच्छेद 15 का जो क्लाज 2 है, वह जो मूल अधिकार हैं वह भी केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। पहला नियम, ये अनुच्छेद में दिया गया मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्ति के भी विरुद्ध प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य भी ऐसा करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और कोई आम आदमी करता है तब भी। अब इसका इतिहास थोड़ा देखिए, इतिहास हमें देखना पड़ेगा। देखिए, तमाम भारत में आपका तमाम वर्ग के ऐसे लोग थे जिनको कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने, होटल में जाने इत्यादि पर रोक लगाई गई थी। आने जाने पर या होटल में इत्यादि में जाने पर, जब ऐसी दशा में आपका जब हमारा मन जब हम आज़ाद हो गए और हमने अपना संविधान बना लिया, तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरी तरह हमने प्रतिबंधित किया, पूरी तरह। तत्पश्चात अनुच्छेद 15 के क्लाज 2 में भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया गया कि वह कहीं भी आ जा सकता है। आपका धर्म के आधार पर, केवल लिंग के आधार पर, केवल जाति के आधार पर, या केवल इत्यादि के आधार पर उसको आने जाने से पार्क, होटल इत्यादि में क्या रोका जा सकता है कि नहीं? नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो आपका 3-4 नियमों पर गौर करिए। आपका जो पहला आपका कानून है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, पहले दूसरा नाम था, अब नाम चेंज हो गया। हाँ, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अगर कोई व्यक्ति इस खंड का, अभी खंड हम बताए नहीं, भूमिका चल रही है, भूमिका अनुच्छेद 15 और 16 में 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते से कम किसी भी हाल में नहीं लगेगा, मैं बता दूं। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं तो अभी डायरेक्ट मार्च कर निकल जाए, हम भी निकल जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा। इंटरव्यू हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, हर एक जगह ये लेक्चर काम करेगा, क्योंकि इस समय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 आपका बनाया गया, और इस कानून द्वारा सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की अनुमति दी गई सबको, और जो व्यक्ति छुआछूत फैलाएगा, प्रवेश से वंचित करेगा, वह दंड का भागी होगा, और चुनाव लड़ने पर भी उसके क्या लगा दी जाएगी? रोक। यानी कि सरपंच नहीं बन सकते, विधायक, सांसद, छुआछूत के लिए दंडित हो गए तो। अगर एससी या एसटी कैटेगरी का व्यक्ति है, और एससी एसटी एक्ट चल ही रहा है, और अगर ये सब आप करते हैं जो खंड 2 में हम पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपका एससी एसटी एक्ट
1989 की धारा 3 के तहत ये एट्रोसिटी या अत्याचार का भी अपराध माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। दंड कम से कम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना। यानी कि ये जो क्लास 2 है, ये किसके विरुद्ध प्राप्त है अधिकार? मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध की प्राइवेट व्यक्ति की? दोनों दोनों। भाई ये कम से कम याद रहे। अब क्या है ये देखा जाए। कोई नागरिक, पहला क्वेश्चन तो किसको प्राप्त है? भारत के नागरिक की विदेशी की? दोनों भारत के नागरिक। केवल धर्म के आधार पर, यानी कि यह व्यक्ति इस धर्म का है, या केवल जात मूल वंश के आधार पर, केवल जाति के आधार पर, केवल लिंग के आधार पर, या जन्म स्थान, या इनमें से किसी आधार पर, यानी कि पांचों में से किसी आधार पर। दो क्लास दिया गया है। पहला देखिए, दुकानों, यानी कि किसी दुकान में जाने से क्या धर्म के आधार पर रोक देंगे? जात के आधार पर, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो या राज्य हो, रोक सकता है कि नहीं? अगर रोकता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। सार्वजनिक भोजनालय, जहां आम आदमी, माने सार्वजनिक भोजनालय माने जहां आम आदमी जाकर क्या कर सके? भोजन। आपका होटल, होटल जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, यानी कि पार्क हो गया, सिनेमा घर हो गया, मेला लगा है तो मेला हो गया, कुंभ मेला लग गया, और कहेंगे कि इस जात के लोग आएंगे, इस जात के नहीं आएंगे, तो ये अनुच्छेद 15 के क्लास 2 का क्या होगा? वायलेशन। अगला देखिए, पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित आपका कुओं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य ने या तो पूरा पैसा लगाया है, या राज्य ने कुछ पैसा लगाया है, या आपका आम जनता के लिए क्या क्या है? कोई कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, सार्वजनिक समागम के स्थल हैं जैसे मेला इत्यादि हो गया, तो क्या यहाँ जाने से किसी व्यक्ति को केवल जात, केवल धर्म, केवल लिंग, केवल मूल वंश, या केवल जन्म स्थान के आधार पर प्राइवेट व्यक्ति कोई या राज्य अनुच्छेद 12 वाला प्रतिबंधित कर सकेगा कि नहीं? नहीं कर सकेगा। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति ये सब करता है, आने जाने से रोकता है, तो ये वायलेशन होगा। और दो कानून इसके लिए बने हैं। एक SC/ST एक्ट की कौन सी धारा हमने बताया? 3। और दूसरा कौन से कानून बना है जो शुद्ध रूप से इस अनुच्छेद को प्रश्रय देता है, खंड को? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और व्यक्ति जो रोकता है उन कानूनों के तहत दंड का क्या होगा? भाग। ये समता के विशिष्ट नियम है कि जाति धर्म के आधार पर होटल इत्यादि में सड़क पर सार्वजनिक चलने से आप रोक। हाँ, प्राइवेट आपका कुआं है उस पर रोक सकते हैं, आपका प्राइवेट मार्ग है उस पर रोक सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक की सड़क पर चलने से आप किसी को रोक नहीं सकते। बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति का ये अनुच्छेद है, मैं बता दूं। हाँ, क्या? नहीं, वो बता, देखिए फिर एक बार याद रखिए। देखिए आपका दो, आपका विवाद होता है, मैं बता दूं आपका दो विवाद ये हैं कि अनुच्छेद 14, फिर एक बार देखिए भाई, सही क्वेश्चन बने उसको आगे हम बताते लेकिन यही बताना पड़ेगा। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। 14 में समता की बात, 15 कहता है कि लिंग के, केवल लिंग के आधार पर भी भेद नहीं। 16 में भी यही आएगा कि आप सरकारी नौकरी में केवल लिंग के आधार पर भी भेद नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट सरकार को झाड़ा था कि सैनिक स्कूल इत्यादि में क्यों नहीं महिलाओं का एडमिशन हो रहा है, तो कल ही मोदी जी 56 इंची सीना दिखाए थे। कल की परसों भाई, चीता उता कब छोड़े थे? आपका परसों छोड़े थे, तो आपका चीता छोड़कर
उसमें अपना राजनीति भी साथ लिए। देखिए कैसे, यानी कि ट्रम्प कार्ड कैसे किसी अवसर को भुनाया जाता है। ये सही बात है कि मोदी जी से अधिक कोई नहीं जानता देश में। छोड़ने की बारी थी चीता, और भाषण दे दिए महिलाओं पर। और आपका देखिए महिलाओं पर कह दिए कि हमने एक आदिवासी महिला को सबसे कहाँ बैठा दिया, लगी ताली बजने। तो आपका यही नेताओं का गुण होता है कि आपका ऐसी भाषा बोली है कि जनता मंत्र मुग्ध हो जाए। भले प्याज का दाम 5 रुपया, सरसों तेल का दाम बढ़ जाए, भले सिलेंडर दूना हो जाए, भले पेट्रोल बढ़ जाए, भले आटा चावल दाल 5 रुपया क्या हो जाए, बस उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उस पर भी भाई ध्यान दे सरकार, आगे देखा जाए। देखिए मुख्य मुद्दा आप जो पूछ रहे हैं उसमें ये है कि चूंकि अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और यहाँ आपका अन्य मूल अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट एक नियम निकाला है कि अगर कोई कस्टम है या यूजेज है, यानी कि अगर कोई प्रथा परंपरा या रूढ़ है, अगर वह उस धर्म का मर्म है, एसेंशियल है, तब तो भाई मूल अधिकारों पर वह प्रथा प्रिवेल करेगी। और अगर वह मूल अधिकार, अगर वह धर्म का मर्म नहीं है, एसेंशियल नहीं है, तब आपका अन्य मूल अधिकार लागू होंगे। तो सबरीमाला, ट्रिपल तलाक इत्यादि मामले हम बताएंगे, ध्वनि प्रदूषण तमाम अभी, लेकिन 25 से कहाँ तक, 28 तक में जाएगा। उसमें जो पिटिशनर थी, नाम भी पूछा गया था भाई जीएस में, आपका जीएस में उसका नाम आया था। देखिए जो, नहीं जो आंदोलन की थी, जो बाल वाल थोड़ा कम रखे भाई, देखिए नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल, उसका नाम पूछा गया था। और वहीं आंदोलन की महिला आपका, हाँ नहीं नहीं महिला थी कोई आपका, यहाँ भी आपका जो सबरीमाला से लेकर और शनिचर महाराज के मंदिर तक। तो आपका देखिए आगे बताएंगे, आगे बढ़ा जाए, नाम याद आएगा तो बीच में बता देंगे। जीएस में आया था इसमें। तो उसने ये कहा कि भाई ये तो लिंग के आधार पर विभेद है। अनुच्छेद 14 का मुख्य रूप से उठाया कि समता है। अनुच्छेद 15 का कि सरकार कैसे रोक सकती है केवल लिंग के आधार पर। और आपका जो माने और लोग थे, आपका ये दिखा रहे थे प्रथा थी, प्रथा को साबित नहीं कर पाए, और अच्छी प्रथा अगर हैं मूल अधिकारों के विपरीत है तो वह रद्द हो जाएगी। क्योंकि अनुच्छेद 13(3)(a) में विधि में प्रथा और रूढ़ भी क्या है, इस देखिए क्रोध अगर है वो धर्म का, तब तो भाई आपका लागू होगा, क्रोध नहीं है तो अन्य मूल अधिकार क्या होंगे, लागू। तो चलिए आगे हम बताएंगे इसको। आगे देखिए भाई, आपका खंड 2 के बाद 3 देखिए। अब जहाँ तक खंड 3 की बात है, आपका खंड 1 का विशेष रूप है, यानी कि जो आपने देखा कि क्लास 1 में केवल 5 आधारों पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता, तो क्लास 3 से अब विभेद शुरू होगा। यानी कि अपवाद न कह दीजिएगा, ये आपका अनुच्छेद 15 के विशिष्ट रूप हैं। आपका 3, 4, 5, 6, अब 4 खंड हो गए। कौन कौन, अब देखिए ये अनुच्छेद 15 का क्लाज 3 से भी क्वेश्चन बनता है, और आपका अभी हम बताएंगे आईपीसी में उसको कवर करना पड़ेगा कि राज्य अगर चाहें तो स्त्रियों और बालकों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य छोटे छोटे बालकों के लिए अलग कानून बनाता है, या महिलाओं के लिए आपका अलग कोई कानून बनाता है, तो वह कानून सही माना जाएगा, भले ही वह कानून लिंग के आधार पर क्या करता हो, विभेद। आपका क्यों, क्योंकि राज्य को ये पावर है कि वह कानून बना सके महिलाओं और किसके लिए, बच्चों के लिए। अब तमाम कानून ऐसे बने हैं
जो केवल महिलाओं के लिए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घरेलू हिंसा से संरक्षण हो गया, आपका राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग हो गया। महिलाओं को आपका जैसे सरकार ने नियम बनाया, अभी परसों ही मोदी जी ने फिर एक बार ट्रम्प कार्ड खेला कि हमने अभी तक पुरुष ही मालिक हुआ करते थे मकान का, अब हमने जो घर दिया है वह किसके नाम पर हम दे रहे हैं? महिलाओं के नाम पर। अगर पुरुष बदमाशी भी करता है तो मालकिन कौन मकान की है? महिला। ये वाक्य उनका था। यानी कि आपका वोट कैसे बटोरा जाता है, ये गुण कोई उनसे सीखे। नीतीश और तमाम लोगों को, पप्पू को गुण सीखना चाहिए, और तब आपका रैली इत्यादि, रैली होली से कुछ होने वाला नहीं है। जनता के बीच जाइए और सरकार की कमियों को क्या करिए? उजागर। तो फिर एक बार बैक हुआ जाए, राष्ट्रीय महिला आयोग बन गया है, महिलाओं के लिए अलग आयोग बन गया, अलग कानून बन गया। तो अगर कोई महिलाओं के लिए अलग कानून बना है तो वह कानून किस अनुच्छेद के तहत वैलिड माना जाएगा? 15 के किस क्लाज के तहत? 3। अब सबसे बड़ा विवाद, भाई तमाम कानून बने उतना बताना हमारे लिए संभव नहीं है, सबसे बड़ा विवाद जो था वह आपका आईपीसी की धारा 497 पर था, और मैं लिखवाया भी थे केस। देखिए कल ही हम, मैंने पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आईपीसी की धारा 497 को बार बार चैलेंज किया जा रहा था कि हजूर ये कहाँ, ये लिंग के आधार पर अनुच्छेद 15 के तहत विभेद करती हैं। जब कहा गया है कि लिंग के केवल लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, तो जार कह रहा था कि हम भी दोषी, महिला भी दोषी। तो शनिवार को बताया गया था भाई कि सब दोबारा ना बताया जाए, शॉर्टकट में निकाला जाए। तो केवल अपराध के लिए हम दंडित होंगे और महिला दंडित होगी ही नहीं, ये तो पहला अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और दूसरा अनुच्छेद 15 के क्लाज 1 का क्या है? उल्लंघन। तो यूसुफ अली का केस आया, और भी तमाम केस थे। सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कह रहा था कि अनुच्छेद 15 के क्लाज 3 के तहत यह धारा वैध है, क्योंकि राज्य चाहें तो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। चलता रहा मामला, चलता रहा। अब ये कहा गया कि इससे महिला को क्या लाभ हो रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उस प्रावधान से महिला को कुछ क्या हो लाभ। चलता रहा मामला, चलता रहा। अंत में 2018 में केस आया, शनिवार को मैं लिखवाया भी था। कौन सा केस था भाई? याद करिए कौन सा? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। जस्टिस कौन थे? दीपक मिश्रा। क्या वाक्य कहा गया कि पत्नी पति की संपत्ति है कि नहीं? और इस केस में कौन सा सिद्धांत अप्लाई किया गया? स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? लिखवा गया था सर हेनरी मैन। इसके रिवर्स गियर में किसने दिया? एलन। क्या कहा कि अब समाज कहाँ जा रहा है? आपका संविदा से पारिस्थितिक की ओर अब जा रहा है। यानी कि रिजर्वेशन, अभी हम 16 में चलेंगे तो पूरा वो डिटेल में थोड़ा मेन का व्यू बताएंगे, 5 मिनट डिटेल में जूरिस्प्रूडेंस है। फिर एक बार बैक होइए, तो जोसेफ साइन ने फिर यही तर्क उठाया कि हजूर ये जो आईपीसी की धारा 497 है, ये तो अनुच्छेद 14 का वायलेशन करती हैं, और अनुच्छेद 15 के क्लाज 1 का भी, ये केवल लिंग के आधार पर क्या करती हैं? विभेद। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंत में मान लिया कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, आपका 15 का उल्लंघन, 21 का उल्लंघन, और इस आधार पर इस धारा को शून्य घोषित कर दिया। यानी कि सबसे उत्तम उदाहरण आपको मिला। दूसरा, ये स्त्री के बाद बालकों के लिए, क्या राज्य बालकों के लिए अलग प्रावधान कर सकता है कि नहीं?
अगर करता है तो वह वैध माना जाएगा कि अवैध? बताइए तो किस अनुच्छेद के तहत वह वैध माना जाएगा? 15 के किस क्लास के तहत? 3। तो बालकों के लिए तो इतने कानून हैं कि आपका बताते बताते आदमी थक जाएगा, लेकिन आपका बता नहीं पाएगा। फिर भी एक बार हम बता रहे हैं आपका कुछ कानून। तो कुछ कानून हम बता रहे हैं, देखिए आपका थोड़ा बहुत 5 मिनट और तब आपका सीपीसी भी आधा घंटा 45 घंटा या 40 मिनट चलाना है, क्योंकि कम समय मिल रहा है। तो ये सारे खत्म हो जाए थोड़ा, तब सीपीसी पर लगा जाए। लेकिन आपका संविधान ऐसा सब्जेक्ट है कि जब फ्लो बन जाता है, चलने लगता है, तो समय का ध्यान नहीं रहता। और आप 2 घंटा लगातार भी पढ़ लेंगे तो उबन नहीं होगी, ये भी मैं बता दूं आपका। फिर एक बार देखिए, राज्य ने बालकों के लिए तमाम कानून बना रखे हैं। एक तो बाल आयोग बना है, जो बाल संरक्षण आयोग, देश स्तर पर जो बालकों के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा। अगर बालक हैं तो तमाम कानून है। पहला जो सबसे बड़ा कानून है बालकों के लिए, जुनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, आपका 2015 15 में नया बना है। लेकिन इसमें एज थोड़ा कम की गई है। एज ये है कि अगर गंभीर अपराध बालक करता है तो 16 वर्ष की एज में ही अब वयस्क मान लिया जाएगा। लेकिन कैसा अपराध? साधारण नहीं, गंभीर। इसके बाद आपका पास्कोस एक्ट बना है। 18 वर्ष से कम का बालक या बालिका है, उसके प्रति लैंगिक अपराध करते हैं तो अलग कानून में जाएगा। इसके बाद बाल संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, आपका आईपीसी की धारा 82 बनी है, 83 बनी है। कितने वर्ष से कम का बालक? 7 वर्ष से कम का बालक दंड पाएगा कि नहीं कोई? इसके बाद संविदा अधिनियम में जा सकते हैं। 11, अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या होगा? शून्य होगा कि प्रारंभतः शून्य? किस केस में बताया गया? मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास को। जज का नाम याद रखिए, कौन था? जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। भाई ऐसे ही आप तैयार करिए, यानी कि एकदम जुबान पर होना चाहिए कि एग्जाम में आते ही आपको लगे कि सर ने क्या किया था, रटवाया था। अब ये नहीं कि उसमें खोजना पड़े। जैसे ही मोहरी बीबी आए, वार्ड एबनिसियो, और जज का नाम आ जाए तो आपका नॉर्थ। अब इसमें पूछा गया था कि मोहर आपका मैंने हरियाणा में कि मोहरी बीबी में नाम धर्मोदास घोष के केस में वादी कौन था? तो धर्मोदास घोष था। आपका मोहरी बीबी न मार दीजिए। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। आपका कल बालकों पर अब बहुत ज़्यादा देखिए बताने में बहुत समय लगेगा। वैसे बालकों के लिए और भी तमाम कानून हैं जिसका बस जिसको बताना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, ये है कि भाई कुछ हमने बता दिया।